जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर रहेगा क्षितिज पुस्तक, जो 10वीं वर्ग की क्षितिज भाग 2 है। उसमें काव्य खंड में फसल और यह दंतरित मुस्कान, जिसके कवि है नागार्जुन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कवि का परिचय, फिर कवि के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, उसके बाद इन दोनों कविता फसल और यह दंतरित मुस्कान, ये दोनों कविता का हम लोग सारांश देखेंगे। और उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आ चुके हैं उन प्रश्नों को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कवि का परिचय। नागार्जुन नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस व कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए, वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे और घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। अब देख लेते हैं इनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य। इनके द्वारा लिखा गया काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इनको पुरस्कार मिला हिंदी अकादमी पुरस्कार, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। यह दंतरित मुस्कान। इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर दिल वाले हृदय बोलते हैं, उस व्यक्ति का भी दिल पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया था, परंतु तुम्हारे कोमलता के स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी शेफाली के फूलों की भांति झड़ने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली। वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के श्रम से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ न होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी न देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध, यह तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान न दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया, देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। ये कवि अपने बच्चे के मुस्कान के बारे में ये कविता लिखे थे। अब है हमारा फसल कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं उसको देखते हैं। इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इससे पैदा करने में किनका योगदान रहता है उससे स्पष्ट किया है। किसका स्पष्ट किया है, तो फसल कैसे पैदा होता है और फसल क्या है उसके बारे में बताया। वे कहते हैं कि इससे पैदा करने के लिए एक नदी या 2 नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है।
अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो फसल की उपजाने में सहायक होता है। किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप, गुण, रंग एक समान नहीं होते। सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणें का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सब के मिलने से ही हमारा फसल तैयार होता है। क्या क्या? नदियों का पानी, हाथों का मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण, सूर्य के किरणों का प्रभाव, मंद हवाओं का स्पर्श। इन सभी का एक मिला जुला रूप है फसल तैयार होने में, फसल के पैदा होने में। अब हम देखते हैं इस अध्याय में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने हैं उन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? क, झोपड़ी में फूल खिलना। ख, पैसे कमाना। ग, अमीर होना। घ, गरीबी में आनंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ, गरीबी में आनंद। अगला प्रश्न है, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? क, लड़की। ख, किसान। ग, शिशु। घ, मेहमान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग, शिशु। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान में किससे पिघालने की शक्ति है? क, बर्फ। ख, क्रोध। ग, कठोर व्यक्ति का मन। घ, पत्थर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग, कठोर व्यक्ति का मन को पिघालने का शक्ति होता है बच्चे की मुस्कान में। अगला प्रश्न है, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल दे सकती है? क, नन्हे शिशु की। ख, गुड़िया की। ग, पक्षियों की। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क, नन्हे शिशु का मुस्कान ऐसा होता है कि मुर्दे में भी जान डाल दे। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? क, बीमार व्यक्तियों को ठीक कर देती है। ख, मुर्दे को जीवित कर देती है। ग, हताश व्यक्ति को आशा का संचार करती है। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख, हताश व्यक्ति में भी ग होगा। ग, हताश व्यक्ति में भी आशा का संचार करती है। अगला प्रश्न है, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? क, सूरज की तरह। ख, कमल की तरह। ग, चांदनी की तरह। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख, कमल की तरह। अगला प्रश्न है, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? मतलब बिना पलक झपकाए किसकी ओर देख रहा है जो नन्हा शिशु है? क, कवि की ओर। ख, माँ की ओर। ग, पिता की ओर। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क, कवि की ओर। अगला प्रश्न है, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? क, कवि की। ख, पक्षियों की। ग, किसानों की। घ, फसलों की। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? घ, फसलों की ओर। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गुणधर्म किससे कहा गया है? क, जल को। ख, फसल को। ग, हवा को। घ, धूप को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख, फसल की ओर। फसल का गुणधर्म, जो मिट्टी का गुणधर्म है वह फसल को कहा गया है। मतलब जैसी मिट्टी रहेगी वैसा फसल उपज होगा। अगला प्रश्न है, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? क, बच्चों को। ख, फसलों को। ग, पेड़ों को। घ, जानवरों को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख, फसलों को। अगला प्रश्न है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? क, किसानों की। ख, बच्चों की। ग, कवि की। घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क, किसानों की। असंख्य किसानों की जो मेहनत होता है उसमें ही हमारा फसल पैदा होता है और वही फसल
में असंख्य लोगों का मेहनत का फल मिलता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? क बीजों का, ख खनिज लवणों का, ग पौधों का, घ सूर्य की किरणों का। तो कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा घ सूर्य की किरणों का। अगला प्रश्न है, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई है? क बादलों की, ख तालाबों की, ग नदियों की, घ नहरों की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर का ग असंख्य नदियों की। अगला प्रश्न है, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? क बहन, ख नानी, ग माँ, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग माँ। माँ होती है किसी भी बच्चे का प्रथम गुरु, उसके बाद पिता, उसके बाद फिर गुरु। अगला प्रश्न है, पिघल कर जल बन गया, होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का क्या आशय है? ए बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गए। बी बच्चे के आगमन से पत्थर पिघल गए। सी बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय पिघल गया। डी बच्चे के आगमन से सबको हर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया। अगला प्रश्न है, बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? ए बच्चा उनको पहली बार देख रहा था। बी बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था। सी कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था। या डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही होगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि जो कवि था वह पहली बार देख रहा था बच्चे को, बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था, कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था। कवि ने किससे धन्य माना है? ए स्वयं को, बी बच्चे की माँ को, सी बच्चे को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी बच्चे की माँ को धन्य माना है कवि द्वारा। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आप को क्या कहा है? ए चीर प्रवासी, बी अभागा, सी कठोर हृदय, डी बेरहम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए चीर प्रवासी। अगला प्रश्न है, इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है? ए व्यंजना, बी लक्षणा, सी अभिधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी अभिधा। अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? तो ए मैथिली, बी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी अवधी भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। प्रश्न केवल खड़ी बोली भी आ सकता है, तो आप खड़ी बोली कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? ए फसल के पैदा होने के बारे में, बी लोगों के परिश्रम के बारे में, सी मिट्टी की विभिन्नता के बारे में, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी फसल कविता में किसके बारे में बताया, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? ए रासायनिक खाद के कारण, बी सरकार का अनुदान, सी नदियों के पानी के बारे में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी नदियों के पानी के बारे में। अगला प्रश्न है, फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? ए नदियों के पानी की, बी कड़ोरे हाथों की स्पर्श की, सी मिट्टी के गुणधर्म की, और डी सूरज की किरणों की। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? संदली मिट्टी का अर्थ कवि के अनुसार क्या है? ए चंदन वर्णित सुगंधित मिट्टी, बी चूल्हा लिपने के काम आने वाली मिट्टी, सी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, और डी पहाड़ों से
कटकर आने वाली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी। अगला प्रश्न है फसल को थिरकना कौन सिखाती है? ए सूरज की किरणें, बी हवा, सी पानी और डी किसानों के संगठित हाथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी हवा। अगला प्रश्न है फसल किसका रूपांतर है? ए नदियों के पानी का, बी मिट्टी गुणधर्म का, सी रासायनिक खाद का, डी सूर्य के किरणों का। तो फसल किसका रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर होगा डी सूर्य के किरणों का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार फसल क्या है? ए मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल, बी प्रकृति के जादुई का फल, सी दोनों कथन सत्य है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है, क्योंकि इसमें मनुष्य का परिश्रम, लगन, शारीरिक श्रम सब का फल होता है, प्रकृति का जादुई होता है, क्योंकि मिट्टी, हवा, पानी, सूर्य का किरण ये सभी जरूरत है। तो ये दोनों कथन सत्य होगा हमारा। अगला प्रश्न है कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? ए श्रीपति मिश्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मंडन मिश्र, डी वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी वैद्यनाथ मिश्र। वे मैथिली में यात्री के नाम से, संस्कृत में चाणक्य के नाम से लिखते थे। मैथिली में यात्री और संस्कृत में चाणक्य, याद रखिएगा। और मूल नाम इसका वैद्यनाथ मिश्र था और हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते थे। तो 4 नाम याद रखिएगा, नागार्जुन, वैद्यनाथ, मैथिली में यात्री और संस्कृत में चाणक्य। अगला प्रश्न है कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? तो मैथिली में ऑप्शन ए है मंडन मित्र, बी वैद्यनाथ मिश्र, सी यात्री और डी पथिक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यात्री। मैथिली में यात्री, संस्कृत में चाणक्य, हिंदी में नागार्जुन और उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है नागार्जुन का जन्म कब हुआ? ए सन 1911 में, बी सन 1987 में, सन 1897 में, डी सन 1915 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? ए वे समुद्र यात्रा करके आए थे, बी वे संन्यास भ्रष्ट थे, सी उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि वह बौद्ध धर्म अपना लिए थे, संन्यास भ्रष्ट थे और समुद्र यात्रा करके आए थे, इसलिए उनका आदर नहीं होता था मैथिली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ए युगधारा, बी राम की शक्ति पूजा, सी भस्मांकुर और डी रत्नगर्भा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अगला प्रश्न है नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? ए प्रगतिशील जनवादी कवि, बी प्रगतिवादी कवि, सी छायावादी कवि, डी रहस्यवादी कवि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए प्रगतिशील जनवादी कवि कहा के रूप में जाना जाता है या उनका मान था ऐसा। अगला प्रश्न है दंतरित मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है? ए दांतों की मुस्कान, बी कवि के शिशु की मुस्कान, सी स्वयं कवि के लिए और डी कवि की प्रेयसी के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी कवि के शिशु की मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है दंतरित मुस्कान, जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, कठोर हृदय वाले को भी पिघला दे, ऐसी मुस्कान आती है शिशु के मुस्कान में। अगला प्रश्न है दंतरित मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? ए माधुर्य गुण, बी प्रसाद गुण, सी ओज गुण, डी माधुर्य एवं प्रसाद गुण दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा
ऑप्शन डी माधुर्य एवं प्रसाद दोनों गुण विद्यमान होता है, विद्यमान है दंतरित मुस्कान कविता में। अगला प्रश्न है दंतरित मुस्कान कविता में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी भक्ति रस, सी शांत रस और डी वात्सल्य रस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी वात्सल्य रस, क्योंकि छोटा शिशु के बारे में बात किया गया है तो वात्सल्य बचपन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है बच्चे का शरीर कैसा है? ए धूल धूसरित, बी आभूषण से सजा हुआ, सी पीताम्बर युक्त, डी सूर्य की आभा से युक्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए धूल धूसरित युग, मतलब धूल से सना हुआ। अगला प्रश्न है कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? ए अपनी झोपड़ी के लिए, बी शिशु के हाथों के लिए, सी शिशु के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? सी शिशु के लिए। कमल का प्रयोग अपने शिशु के लिए किया है। अगला प्रश्न है बच्चे के स्पर्श मात्रा से क्या परिवर्तन आया? ए मल्लिका के फूल झरने लगे, बी शेफालिका के फूल झरने लगे, सी कमल के फूल खिलने लगे, डी गुलाब के फूल महक उठे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी शेफालिका के फूल झरने लगे। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको क्षितिज कृतिका पुस्तक की पूरा प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया गया है काव्यखंड, गद्यखंड और कृतिका की, तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। जितने भी लोग उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस, उसके क्षेत्रीय कार्यकर्ता, 10वीं लेवल में कीट पालन वाले, जितने भी एग्ज़ाम JSSC द्वारा आयोजित जो मैट्रिक लेवल के होते हैं, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जिन्होंने भी लैंग्वेज पेपर में हिंदी रखा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप इसमें बने रहिए। धन्यवाद।